आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा गुजरात का आज दूसरा दिन। वो सोमनाथ में शौर्य यात्रा में करेंगे शिरकत और एक बड़े अवामी जलसे से भी करेंगे खिताब। पीएम मोदी राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट का करेंगे इफ्तिताह और अहमदाबाद में फेज 2 मेट्रो प्रोजेक्ट के आखिरी सेक्शन का करेंगे आगाज। वजीर दाखिला अमित शाह आज केरल का करेंगे दौरा। वो बीजेपी के कोर ग्रुप मीटिंग में करेंगे शिरकत और बल्दियाती इदारों के 9 मुंतखब नुमाइंदों से भी करेंगे मुलाकात। एक बार फिर शूटिंग से दिल दहल गया अमेरिका। मिसिसिपी में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 6 अफराद हलाक, एक मुश्तबा शख्स को लिया गया हिरासत में। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा और सबकी नजरें हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की कारकर्दगी पर। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और आज पीएम मोदी सोमनाथ में शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे। ये एक रस्मी जुलूस होता है जिसका एहतमाम उन लातादाद जंगजुओं को खराज अकीदत पेश करने के लिए किया जाता है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के दिफा में अपनी जानें कुर्बान की। शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का एक अलामती जुलूस होगा जो बहादुरी और कुर्बानी की अलामत की मिसाल पेश करेगा। और इसके बाद तकरीबन 10:15 बजे वज़ीर आज़म सोमनाथ मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे। तकरीबन 11 बजे वज़ीर आज़म सोमनाथ में एक अवामी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और एक जलसे से खिताब करेंगे। ये तकरीब 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले की 1000वीं बरसी की याद में मुनक़िद की जा रही है। सदियों से इसे तबाह करने की मुतादिद कोशिशों के बावजूद सोमनाथ मंदिर अब भी कौमी फ़ख्र की एक ताकतवर अलामत के तौर पर खड़ा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात के दौरे के पहले दिन सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने सोमनाथ मंदिर में ओमकार मंत्र के जाप में हिस्सा लिया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हिंदुस्तानी रूहानी रिवायत की एक ताकतवर अलामत है। ये त्यौहार मुल्क भर में इंतहाई अकीदत और जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 1000 साल पहले जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर को अपनी तारीख के पहले हमले का सामना करना पड़ा था। 1026 का महमूद गजनवी का हमला और उसके बाद होने वाले बहुत से हमले भारतीयों की अकीदत को मुतज़्ज़ल ना कर सके और 1000 साल का ये वक्फा हमें कौम के इत्तेहाद के लिए जद्दोजहद जारी रखने की तरकीब देता है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट गुजरात हुकूमत का एक बड़ा इक़दाम है जिसका मकसद रियासत के हर इलाके की मखसूस सलाहियतों को फ़रोग़ देना, मकामी सनतों को बाइख्तियार बनाना और उन्हें आलमी सरमायाकारी के मौक़िओं से जोड़ना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राजकोट सौराष्ट्र में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट का इफ्तिताह करेंगे, जहां सब्ज तवानाई, जहाज़साजी, नीली मईशत और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। हुकूमत के मुताबिक 1500 से ज़ायद मफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है जिससे नई सरमायाकारी, तकनीकी ताउन और रोजगार के मौक़े पैदा होंगे। आइए जानते हैं इसकी पूरी तफसील। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गुजरात की सनती तरक्की का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। अब गुजरात के सनती मराकज राजकोट में नई तवानाई और नए मौक़ों के साथ रूशनास हो रहे हैं। ये वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट का मौका है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट का बुनियादी मकसद मकामी वसाइल, सनतों और ताकतों की निशानदही करना है, जरूरी पॉलिसियों और सरमायाकारी के मौक़े तलाश करना और कौमी और बैनुल-अक़वामी बाजारों तक इनकी पहुंच को बनाना है। ये वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट के माध्यम से राजकोट, सौराष्ट्र एवं कच्छ में बहुत ही बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट आने की हमें पूरी विश्वास है।
ये इलाकाई सरबराही इजलास, जो कच्छ और सौराष्ट्र पर मरकूज है, राजकोट की मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में मुनक़िद हो रहा है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट के जरिए गुजरात हुकूमत का मकसद न सिर्फ जिलाई सतह पर बल्कि इलाकाई सतह पर भी सरमायाकारी को राग़िब करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने इस पहल को इलाकाई उमंगों को आलमी मवाक़ों से जोड़ने की कलीदी हिकमत अमली के तौर पर पेश किया है। क्योंकि वाइब्रेंट के कारण गुजरात में कई इंडस्ट्रीज आई, और हमारी जो बात करूं खादी और ग्राम उद्योग की, तो खादी और ग्राम उद्योग का बड़ी तरह से यह विकास हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी साहब की वजह से हमारे कच्छ और गुजरात को काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं हमारे स्टॉल पर विजिट करें, हम उसका स्वागत करने के लिए बहुत एक्साइटिंग है। जैसे कि सर यहाँ पे विजिट पे आ रहे हैं तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में स्वदेशी हमारी चीज़ें हैं वो दिखेंगी। ये कॉन्फ्रेंस इलाकाई सरमायाकारी, तकनीकी ताउन और रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए छोटी और बड़ी सनतों, स्टार्टअप्स, MSMEs, ज़राई प्रोड्यूसरों, तहकीकी इदारों और बैनुल-अक़वामी शिराकतदारों को इकट्ठा करती है। इन कॉन्फ्रेंसों के जरिए हुकूमत एक जिला एक प्रोडक्ट के तस्वुर को भी मजबूत कर रही है। एक अंदाजे के मुताबिक 1500 से ज़ायद मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक सम्मेलन ही नहीं, बल्कि गुजरात के हर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, यहाँ की स्थानीय प्रतिभाओं को वैश्विक मंच प्रदान करने और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने का एक क्रांतिकारी मंच है। जानकार मानते हैं कि साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने में गुजरात की यात्रा में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन रमाकांत और मुकुट शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, राजकोट। स्वदेशी हाट राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा फोकस बनने जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करेंगे। राजकोट से अजय मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए। वाइब्रेंट गुजरात 2026 में इस बार फोकस है सौराष्ट्र और कच्छ, और अगर वाइब्रेंट गुजरात की बात करें तो सबसे बड़ा फोकस है स्वदेशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को बढ़ावा देते रहे हैं। इसको समझने के लिए डॉक्टर संजय जोशी, जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडेक्सी कॉटेज इंडस्ट्रीज की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाइब्रेंट गुजरात का सबसे बड़ा फोकस स्वदेशी, क्या कुछ शोकेस करने जा रहे हैं आप? वैसे तो ये कच्छ और सौराष्ट्र स्पेसिफिक वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस है जो गुजरात के हर पार्ट में होने वाली है। लेकिन जब तक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की बात है, सौराष्ट्र और कच्छ की जो आर्ट है वो इंटरनेशनली ग्लोबली फेमस है। आपने अगर देखा हो तो आज यहाँ हमने वेरी सिलेक्टिव जो पद्मश्री अवॉर्डी है, नेशनल अवॉर्डी है और जो गुजरात राज्य के अवॉर्डी है, ऐसे 25 आर्टिजन्स के स्टॉल्स यहाँ लगे हैं, जिसमें जामनगर की बांधनी है, कच्छ का अजरक है, फिर कच्छी शॉल है, पटोला है। आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने गुजरात और पूरे देश की जो लोकल आर्ट है उसको इंटरनेशनल बनाने में जो बड़ी भूमिका निभाई है, उस पर क्या कहेंगे? अगर आपने देखा हो तो जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब को जब कोई भी इंटरनेशनल डिग्निटरीज को हिंदुस्तान में मिलते हैं या फिर विदेशों में जब जाते हैं, तब वो अपनी जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट वाली रेयर आर्ट है उसके पीसेस ले जाते हैं, ताकि इन दूर दराज के गाँव में काम करने वाले आर्टिजन्स की प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलता है। एंड नाउ सम ऑफ देम हैव बिकम इंटरनेशनली फेमस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, यही सबसे बड़ा फोकस है वाइब्रेंट गुजरात का, और यही कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से इस मंत्र को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन मुकुट शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, वाइब्रेंट गुजरात, सौराष्ट्र। 3 रोजा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का सनीचर को दिल्ली के भारत मंडपम में बड़े धूमधाम से आगाज हुआ। आज प्रोग्राम का दूसरा दिन है और हाथ में नई सोच, आंखों में ख्वाब और दिल में मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा, ये उन नौजवानों की पहचान है जो डेवलप इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लेने आए हैं। हमारे साथी अमरेंद्र गुप्ता के साथ एक खुसूसी बातचीत में इन नौजवानों ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म उन्हें अपने ख्यालात को बराह रास्त हुकूमत तक पहुंचाने का मौका फराहम कर रहा है। नौजवानों का मानना है कि आज का भारत मौक़ों से भरा हुआ है और अगर सही रहनुमाई और प्लेटफॉर्म मिले तो वो मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए और विकसित भारत में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको लेकर दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आपको आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ही विकसित भारत का एक ड्रीम है। तो आप क्या सोचते हैं? ये बहुत अच्छा स्टेप था कि हमें इधर 3 दिन बुलाया एंड टू गिव अस अ वेरी क्लियर विजन अबाउट व्हाट वी शुड सी फॉर द फ्यूचर एंड डू फॉर द फ्यूचर। किस तरह की भविष्य की योजनाएं युवा की है विकसित भारत को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं? हम यूथ एक सबसे बड़े पावर हैं पूरे इंडिया के लिए और हमारी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है कि हमारा भारत आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे कि अजीत सर ने हमें बताया भी था कि हमें एक प्रॉब्लम पे अगर हमें उसका सोल्यूशन नहीं भी मिल रहा है तो हमें उस पर अटक नहीं जाना चाहिए, हमें आगे के लिए भी सोचना है और बीइंग अ यूथ ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने इंडिया को आगे तक लेके जाएं। किस तरह का विकसित भारत हो और युवाओं का इसमें क्या रोल है? As a youth, we get so much motivated by the social media, by the people around us, but we don't perform. And that message will stay with me. Why? Because I will try to perform, not to just deliver the message. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग वो मंच है जहां पर देश भर के युवा एकत्रित हुए हैं। अलग अलग सत्रों में उनके साथ लगातार संवाद किया जा रहा है और इस बात की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है कि 2047 में भारत जब विकसित होगा तो किस तरह की एक पटकथा के साथ आगे बढ़ेगा, और उसका एक सशक्त मंच दिल्ली के भारत मंडपम में देखने को मिल रहा है, जहां पूरे देश के युवा एकत्र हुए हैं अपने विचारों और नवाचारों के साथ और साझा कर रहे हैं कि भारत को विकसित बनाने में उनकी भूमिका किस तरह की होगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग हुई। वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी मालूमात शेयर करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी की सदारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट मीटिंग में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने पवित्र मंदिर के अहाते में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया और यात्रियों के लिए रसाई और सहूलत के लिए किए गए फैसलों का जायजा लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह आज केरल के तिरुवनंतपुरम में कई अहम प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। वो अपने दिन का आगाज मशहूर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा के साथ करेंगे। शाह इसके बाद बल्दियाती इदारों के 9 मुंतखब नुमाइंदों की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और निचली सतह पर पार्टी की ताकत का जायजा लेंगे। दोपहर में वो केरल कुमुदी कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे और रियासत की तरक्की पर अपने ख्यालात का इश्तराक करेंगे। शाम में बीजेपी के रियासती दफ्तर में कोर ग्रुप की मीटिंग होगी और एनडीए इत्तेहादियों के साथ एक आला सतही इजलास होगा। इन प्रोग्रामों में शिरकत के लिए अमित शाह कल रात ही तिरुवनंतपुरम पहुंच गए थे, जहां हवाई अड्डे पर पार्टी कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने सनीचर के रोज इल्जाम लगाया कि मगरबी मेदिनीपुर जिले में तृणमूल कांग्रेस के हामियों ने उन पर हमला किया। अधिकारी ने चंद्रकोना पुलिस स्टेशन पर धरना दिया और मुलव्विस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वाक़े की एक मुबैना वीडियो शेयर करते हुए अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट किया कि तकरीबन 8:20 पर जब मैं पुरुलिया से वापस आ रहा था, टीएमसी के गुंडों ने मगरबी मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना रोड पर मुझ पर हमला किया। अपोजिशन लीडर ने दावा किया है कि हमला पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में हुआ, जो खामोश तमाशाई बने रहे। उन्होंने इसे रियासत में अपोजिशन की हर आवाज़ पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी की मायूसी नजर आ रही है, वो गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं क्योंकि वो बढ़ते हुए अवामी गुस्से का सामना नहीं कर पा रहे। बीजेपी लीडर ने कहा कि मैं अब चंद्रकोना पुलिस स्टेशन के अंदर एहतजाजी धरने पर बैठा हूं और फौरी कार्रवाई और गिरफ्तारियों का मुतालबा कर रहा हूं। बंगाल के लोग इस लाकानूनियत और आमरियत से बहुत बेहतर हुकूमत के मुस्तहिक हैं और जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी मैं यहां से नहीं हटूंगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अहाते में सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान एक संगीन वाकया सामने आया है। कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने के बाद नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले 3 कश्मीरी शहरियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया।
मालूमात के मुताबिक तीनों गेट D1 से मंदिर के अहाते में दाखिल हुए। कॉम्प्लेक्स में दाखिल होते ही एक नौजवान सीता रसोई के पास बैठ गया और नमाज पढ़ने लगा। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोका तो तीनों अफराद ने नारे लगाए, तो वहां तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन अफराद को हिरासत में ले लिया। इब्तदाई पूछगछ में हिरासत में लिए गए अफराद ने खुद को कश्मीर का बाशिंदा बताया है। एक नौजवान की शिनाख्त शोपिया के रहने वाले अबू अहमद शेख के तौर पर हुई है और एक नौजवान खातून की शिनाख्त सोफिया के नाम से हुई है। वाक़े के बाद मंदिर के अहाते में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मंदिर के दाखिली मकामात पर इजाफी चौकसी बरकरार रखी जा रही है। महफूज और आसान सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए सेबी ने कई इकदाम किए हैं। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा है कि एक सर्वे से ये बात सामने आई है कि 47% सरमायाकार हिंदी में मालूमात चाहते हैं और साथ ही तमिल, बंगाली और कन्नड़ जैसे इलाकाई ज़बानों में मालूमात फराहम करने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। नौजवान और पुरानी दोनों नस्लें मुख्तलिफ मवासलाती फॉर्मेट्स चाहती हैं, लिहाजा सेबी अब डिजिटल, दिलचस्प और इंटरेक्टिव तरीक़ों से बेदारी फैलाएगा। सेबी के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि सुदर्शन AI टूल नामुनासिब मवाद का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया को स्कैन कर रहा है। हालिया महीनों में 1 लाख से ज़्यादा ऐसे मामलात को हल किया गया जिनसे खौफ का माहौल पैदा हो और पंप एंड डंप जैसे घपलों को रोका जा सके। खुर्दा सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेबी चेक और UPI से तस्दीक का आगाज़ किया गया है और अब आप 30 सेकंड में QR कोड या UPI हैंडल की दुरुस्तगी चेक कर सकते हैं। AI Sudarshan is a tool which we have developed in order to scan the social media and then find out what are the egregious nature of their education, so-called, which is actually influencers transgressing the line. Nobody is stopping anybody from educating people. But when it transgresses a line and gets into the investment advice without taking a due registration from SEBI, it becomes dangerous because it will then bring people through their use of stock tips and other things to invest in stocks which otherwise may not be actually beneficial for them. So therefore, we would like to take them down once we find them, and AI Sudarshan helps us in finding them out. गैर मुल्की खबरों में ईरान में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं। मुतादिद अफराद हलाक और हज़ारों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के नतीजे में ईरान में इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में ये है कि आयतुल्लाह अली खामनई की हुकूमत ने फसादियों को खुली वार्निंग जारी कर दी है। अटॉर्नी जनरल महमूद मोहदी आज़ाद ने एहतजाज के दौरान फसाद करने वालों को खुदा का दुश्मन करार दिया और कहा है कि इस इल्ज़ाम में सजाए मौत तक का इल्तिज़ाम है। उन्होंने सरकारी टीवी पर कहा है कि फसादियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका ईरान को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। ताहम ट्रंप इससे कबल खबरदार कर चुके हैं कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की तो अमेरिका ईरानी हुकूमत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमज़ोरियों को बेनकाब करके रख दिया है। एक तकरीब में उन्होंने ये बात कही। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के हवाले से ही एक बड़ी खबर है, जहां दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि दारुल हुकूमत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर सब्ज़ बनाने और आलूदगी पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की सिमत एक बड़ा कदम उठाया गया है। दारुल हुकूमत की सड़कों पर 3300 नई इलेक्ट्रिक बसें लगाई जाएंगी। बसों की फौरी ख़रीदारी के लिए मरकज़ी हुकूमती इदारे ने CESL को एक तफसीली तजवीज़ भेज दी है।
आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने नूर अहमद नूरी को नई दिल्ली में वाक़ अफगान सिफारत खाने के लिए अपना नया सफ़ीर मुकर्रर किया है। कुछ और बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहां ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज जारी हैं और इसी के हवाले से तमाम अखबारात ने ये खबर भी ली है। ईरान पुरअज़्म मुजाहिरीन से तहम्मुल की अपील करता है और मुखालिफिन को इंतबा देता है और ये वार्निंग वहाँ के वुज़रा की तरफ से दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि गज़ा की तरफ से भी यहाँ पर खबर है, जहाँ गज़ा में सर्दियों ने इंसानी बहरान को मज़ीद उजागर कर दिया है। जर्मन रेड क्रॉस ने तशवीश जाहिर की है कि मुख्तलिफ बीमारियों से फ़िलिस्तीनियों की अमवात पर तशवीश उन्होंने जाहिर की है और इस ठंड के मौसम में जिस तरह से वो टेंट लगा कर रह रहे हैं, इस पर भी तशवीश जाहिर की जा रही है। आगे खेल के सफ़े से यहाँ पर खबर है कि 11 बरस बाद फीफा आलमी कप की ट्रॉफ़ी हिंदुस्तान वापस पहुँची है और उसी के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें फीफा आलमी कप की ट्रॉफ़ी हिंदुस्तान पहुँची। आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद खेल की खबरें जान लेते हैं, जहां साल 2026 क्रिकेट के लिहाज से बड़ा साल होने वाला है। टीम इंडिया साल का आगाज़ वनडे फॉर्मेट से करेगी। टीम को न्यूजीलैंड का चैलेंज दरपेश है। सीरीज़ का पहला मैच आज खेला जाएगा और अहम बात यह है कि इस सीरीज़ में एक बार फिर से सबकी नज़रें विराट कोहली और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर होंगी, जिन्होंने जनूबी अफ्रीका और विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनमें अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है। वनडे सीरीज आज से शुरू होगी और भारत ने वनडे सीरीज में अपना तसल्लुत बरकरार रखा है। न्यूजीलैंड 37 सालों से भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने की तलाश में है। न्यूजीलैंड की कप्तानी माइकल ब्रिस्वेल कर रहे हैं। और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का इख्तिताम हफ्ते को हुआ। मुकाबले की बाज़ाब्ता इख्तितामी तकरीब द्वीप के साहिल पर वाक़े INS खुकरी मेमोरियल में मुनक़िद हुई। कर्नाटक के खिलाड़ी 3 तलाई, 2 चांदी और 6 कांसे के तमगों के साथ पहले मकाम पर रहे और तमिलनाडु 3 तलाई, 2 चांदी और 3 कांसे के तमगों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। मणिपुर, जो गुज़िश्ता साल सर-ए-फ़हरिस्त रहा था, इस बार इस एडिशन में तीसरा मकाम इसने हासिल किया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के इस एडिशन में खिलाड़ियों ने बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा किया और इस एडिशन में बीच सागर, बीच वॉलीबॉल, बीच स्पैक टकरा और बीच कबड्डी, स्लॉट और खुले पानी में तैराकी में सख्त मुकाबले देखने को मिले। मलखम और रस्सा कशी को डेमो के तौर पर गेम्स में शामिल किया गया। दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस ने वुमेन्स प्रीमियर लीग में पहली जीत हासिल कर ली है। शनिचर की रात मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से शिकस्त दी। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 4 विकेटों पर 195 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 19 ओवर्स में 145 रन ही बनाकर आउट हो गई। मुंबई की जानिब से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नॉट आउट 74 रन बनाए, तो वहीं निताली ब्रेंट ने भी 70 रन बनाए और 2 विकेटें हासिल की। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।